गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एफएलटी का पेपर जो 3 तारीख को हुआ था उसमें ये आप लोगों के मोस्ट 10 रॉन्ग क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर बच्चों ने गलत किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, गलत हो गए। और सिमिलरली ये आपके वो क्वेश्चन हैं जो कि ज्यादातर लोगों ने किए ही नहीं, छोड़ दिए। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को आज दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं न्यू लाइट की तरफ से, और देखिए क्यों छोड़ दिए गए, क्या कठिनाई थी। तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं। काफी ज्यादा बच्चों ने गलत किए, अब नंबर बताने से कुछ वो नहीं है कि कितने ने गलत किया। तो ये मेरे पास देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। द एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल विजन ऑफ a telescope which contains an objective focal length f1 and eyepiece of focal length f2। तो ये गलत क्यों हुआ या छोड़ा क्यों गया? क्योंकि आपके केस में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है और साथ में टेलीस्कोप भी है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और नॉर्मल विजन के लिए फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का एफ ओ अपॉन एफ ई। मैग्नीट्यूड वाइज वहां माइनस साइन भी होता है। इसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की f1 है और आई लेंस की f2 है। तो देयरफॉर इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें कोई खास एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। ये जिन बच्चों का गलत हुआ है तो डेफिनेटली उनके लिए एक वार्निंग है, नीट पास में आ रहा है। इसका मतलब है उन्हें सारे फॉर्मूले अभी याद नहीं है। तो कम से कम जो नीट के फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी में हैं, वो सारे फॉर्मूले तो आपको याद होना ही चाहिए। इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। एक्सप्लेन करने के नाम पे डेरिवेशन तो किया नहीं जाएगा। बस हम यही कह सकते हैं ये ज्यादातर बच्चों के गलत ही हुए या छोड़े, तो इसमें उनको फॉर्मूला याद नहीं था इस समय। रीजन जो कुछ भी रहा हो, तो फॉर्मूला याद करिए। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। एक्सरे हैव, तो एक्सरे इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी हो, गामा रेज हो या फिर एक्स रेज हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, लाइट हो, माइक्रोवेव हो, सबकी स्पीड इक्वल टू सी होती है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। काफी दुख हो रहा है कि ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों से गलत हुआ या छूटा, जो कुछ भी हो। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, क्योंकि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An electron moves in a circular orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The radius of the circle is proportional to. अब इसमें ज्यादातर बच्चों ने आंसर क्या दिया था मैं समझ सकता हूं। ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया होगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्किल पे चलता है तो सर्किल का फॉर्मूला होता है एर आर बराबर एम वी अपॉन क्यू वी। तो
अब यहां पर अगर m और q कांस्टेंट मान लें चार्ज पार्टिकल के लिए, तो r प्रोपोर्शनल टू v अपॉन b होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गलत हुए हैं बच्चों के, उन लोगों ने ये आंसर दे दिया होगा। लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि ये फार्मूलों की जरा अगर आप जाइए, तो ये फार्मूला तब आता है जब फील्ड एक्सटर्नल होती है। अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड है बी, एक्सटर्नल फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर सिस्टम, चाहे जैसे हो, और उसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली आर रेडियस में घूम रहा है v वेलोसिटी से, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में मैंने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दे दी, तो रेडियस का ये फॉर्मूला है, और तब ये आंसर आपका सही होता है। लेकिन यहां पर क्या चीज है? यहां पर ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v से, और बी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनाता है। यानी यहां पर ये हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन नहीं है इसकी। इसकी क्या सिचुएशन है? इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसकी सिचुएशन दूसरी। ये मान लीजिए कोई सर्किल, इसकी रेडियस r है, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी v है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से सेंटर पर जो फील्ड बन रही है वो b है। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल फील्ड बी में नहीं घूम रहा है कि आर बराबर एम वी अपॉन क्यू वी लगा दे। यही गलती हुई है तुम लोगों से। यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो फील्ड प्रोड्यूस है वो बी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल v स्पीड से, q वेलोसिटी से, q चार्ज v स्पीड से r रेडियस के सर्किल पर घूमे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाई R होता है। मालूम है ये फॉर्मूला? करंट कैरिंग लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां एक ही टर्न्स है क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। तो ये 2 पाई I बाई R, और I की वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू होती है चार्ज पासिंग थ्रू एनी सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n है, ये एक राउंड में n चक्कर काटता है, तो n और इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है। अब n कैसे निकालें? ये e अपॉन टी होगा, और t कितना होगा? 2 पाई r अपॉन v, तो ये v ऊपर चला जाएगा, तो ये I है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई R, और ई वी अपॉन आर इस 2 पाई आर। यह मैंने आई की वैल्यू रख दी, 2 पाई आई की जगह ई वी अपॉन 2 पाई आर।
तो यहाँ बाकी सब जो कटा फटा वो ठीक है, म्यू 0 r ये सब है। मेन मेरा रिजल्ट क्या बना, देखो B इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R स्क्वायर आया है। तो R स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन B, तो देयरफॉर R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V अपॉन B। ये ज्यादातर बच्चों का गलत सिर्फ इसलिए हुआ है कि एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा फेमस होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि बी फील्ड में अगर क्यू चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो एम वी अपॉन, तो उसी से कंफ्यूज होकर के ये आंसर गलत दे दिया गया है। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड में नहीं घूम रहा है, ये अपनी खुद की फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और फिर वो रेडियस को इसके टर्म में एक्सप्रेस करवाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The distance between two rails is 1.2 meter. The center of gravity of the train is at a height of 2 meter. तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा, पढ़ लीजिए। ये ओवर टर्निंग वाला केस है। और ओवर टर्निंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है और यहाँ कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी h हाइट पर है, इधर से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दोनों पहियों पर, ये N1 और N2 कर दिया। तो उस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv स्क्वायर अपॉन r हो गया, ये रेडियस है, यहां से mg लगेगा। तो ये पार्टिकल नहीं है, ये 4 व्हीलर है, तो ये पलट भी सकता है। तो यहां पे अगर सेफ स्पीड ओवर टर्निंग की निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला डिराइव कराया जाता है, v बराबर अंडर रूट GRB अपॉन 2h। अब इस सभी टर्मों के मतलब समझ लीजिए। हमारे पास ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ग्राउंड से हाइट है ये h होती है और ये इसकी दोनों पहियों के बीच की डिस्टेंस ये b होती है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, एक और होती है सेफर स्पीड, वो स्किडिंग के लिए होती है, याद होगा v बराबर लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी आती है अंडर रूट में। ये सेफ स्पीड फॉर स्किडिंग है, ये 2 व्हीलर करती है, 4 व्हीलर भी कर सकती है, कम करती है। और ये मैक्सिमम स्पीड पर ओवर टर्निंग है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर आप रख दीजिए, जी की जगह 9.8 रख दीजिए, रेडियस की जगह रेडियस दी है, हाँ रेडियस 150 दे दीजिए, दोनों पहियों के बीच की डिस्टेंस 1.2 दे दीजिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट 2 दे दीजिए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 21 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसमें भी मैं बता दूं गलती कहाँ हुई है, क्यों ज्यादातर लोगों से गलत हुआ है, वो ये फॉर्मूला लगा गए हैं, लेकिन ये स्किडिंग नहीं है, ये ओवर टर्निंग, ये 4 व्हीलर डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल्स है, इसलिए फॉर्मूला गलत हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। ये 18 क्वेश्चन है और ये 2 स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट्स K1 और K2 हैव इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटीज। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा, ये SHM में आपको मालूम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड a है तो मैक्सिमम स्पीड होती है a ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्प्रिंग के लिए होता है K/m। तो ये हमारा ग्राउंड तैयार हो गया। अब मैक्सिमम वेलोसिटीज इक्वल है
एंड फोर्स कांस्टेंट K1 और K2 हैं, मासेस भी इक्वल दिए हुए हैं, तो A1 अंडर रूट K1 अपॉन M इक्वल टू A2 अंडर रूट K2 बाई M। अब देखिए ये M से M कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू अंडर रूट K2 अपॉन K1। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था, आंसर अंडर रूट K2 बाई K1 फोर्थ वाला हो जाएगा। और बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबसे पहले एक बार जेई में आया था, उसके बाद एक बार CPMT में आया था, एक बार एम्स में भी आ चुका है, नीट में कभी भी आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार भी कहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो गए। क्या बात है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं थ्योरी तो बताइए, फिर आप लोगों के लिए यूट्यूब पर कोई शुरू किया जाए जिसमें थ्योरी रिवाइज कराएं। On increasing the temperature of a given uniform conducting wire, drift velocity, तो देखो कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है रैंडम स्पीड से, तो यहां पर दो स्पीड होती हैं, एक स्पीड होती है थर्मल स्पीड, तो थर्मल स्पीड होती है अंडर रूट 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी बाई एम, वेर ये इलेक्ट्रॉन का मास है, टी इज द टेम्परेचर। ये पहली चीज है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट स्पीड थर्मल स्पीड नहीं होती है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, जब आप वोल्टेज लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगता है, ये रैंडम स्पीड होती है, नोट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई बाई एम ई इंटू टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्पीड होता है। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, इलेक्ट्रॉन चलता है तो कोलिजन होता है दूसरे एटम से, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को मीन वेवलेंथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं, और उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड में जिन एटम से कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो तो एक फिक्स डिस्टेंस पर है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। थर्मल एक्सपेंशन वैसे भी बहुत कम होता है सॉलिड में। तो दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है थर्मल स्पीड वो बढ़ रही है, तो दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी और टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, तो आंसर डिक्रीज होगा। डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब गलती मत करना भाई। और ये देखो, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगर हम करें तो बड़ा लंबा होगा। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो। A soap bubble is blown slowly at the end of a table by a pump supplying air at a constant rate. बबल के अंदर एयर कांस्टेंट रेट से ब्लो की जा रही है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। Which one of the following graph represent the correct variation of the excess pressure inside the bubble? तो चलो इसको मैथमेटिकली करते हैं जरा।
तो जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है बबल के अंदर 4T/R। पक्का? अब ये रेडियस क्या है, बढ़ रही होगी क्योंकि ये बबल है और इस बबल को हम कांस्टेंट रेट से ब्लो कर रहे हैं। तो जब एयर ज्यादा आएगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो V बराबर है 4/3πr³ dV/dt इज इक्वल टू 4/3π3r² dr/dt। और dy/dt is constant. Air is blown with a constant rate. So what is dr/dt? 3/4/π3r², और इसको कांस्टेंट को हमने k मान लिया। तो ये बन गया r² dr बराबर, ये 3 से 3 कट गया, k/4π/dt। इंटीग्रेट कर दो तो t टाइम पे तुम्हें रेडियस पता चल जाएगी। इनिशियल रेडियस 0 मान लो, t टाइम पर रेडियस r मान लो, टाइम 0। तो r³/3 इज इक्वल टू k/4πt। ये तो t टाइम पर रेडियस का क्यूब इतना है। तो t टाइम पर डेल्टा प्रेशर कितना हो जाएगा? 4T/r। r बराबर हो जाएगा √3 k/4π t। तो प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1/3। ये मेरे पास ग्राफ है। अब कौन सा ग्राफ आएगा? चलते हैं पीछे। यही आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता है। जैसे हमें मालूम है कि अगर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x है, तो ये सारे ग्राफ में अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा। तो इसका मतलब है ये क्यों नहीं होगा ग्राफ? देखिए, अच्छा इस लॉजिक से करोगे तो पिछले पेज वाली कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने वो करके इसलिए दिखाया कि वी आर टीचर्स, हमारा फर्ज है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। बट एग्जाम में करने के लिए वी कैन डू इट वेरी क्विक। कैसे? एक्सेस प्रेशर होता है 4T/r। तो अगर एयर को ब्लो करोगे, रेडियस बढ़ेगी, तो प्रेशर इंक्रीज तो हो नहीं सकता है टाइम के साथ। तो ये ग्राफ कैंसिल, ये वाला ग्राफ कैंसिल, क्योंकि टाइम के साथ इसमें प्रेशर को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेडियस t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बढ़ेगी नहीं, तो ये हो नहीं सकता है, खाली एक ही बचा है। तो ये देख के ही आदमी गेस कर सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने करके दिखाया, मालूम हो गया तुम्हें। यहां पर प्रेशर 1/√t के प्रोपोर्शनल है। तब भी लेकिन t बढ़ेगा तो एक्सेस प्रेशर कम ही होगा, लेकिन वो ग्राफ लीनियरली नहीं आ रहा, इसलिए सेकंड आंसर है। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, और लॉजिक भी इसलिए रखी गई थी कि हम चाहते थे कि ऐसे कर लो, वो करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आना चाहिए कि ब्लो करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा,
तो टाइम के साथ एक्सेस प्रेशर बढ़ तो सकता नहीं है, दो ग्राफ कैंसिल हो गए। अब चूंकि वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर टाइम के साथ वॉल्यूम लीनियरली बढ़ रहा है तो रेडियस लीनियरली बढ़ेगी नहीं, तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन ना आकर के ये वाला ग्राफ गिरेगा, इसलिए ये क्वेश्चन था। चलिए, ये थोड़ा सा पिछली साल की नीट से प्रभावित होकर के हमने क्वेश्चन दिया था, और बढ़िया क्वेश्चन है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस पे मैंने पॉलिश कर दी है, और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्साइड कर जाए। एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, अगर लेंस सिस्टम है, पहले रिफ्रैक्शन है और फिर मिरर टाइप की चीज है, तो अगर आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पर बने, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पड़ने वाली रेज नॉर्मल होनी चाहिए। और अगर इस फंडे से करो तो ये 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ और म्यू 3/2 है, तो जरा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो। निकाल सकते हो। वैसे तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 आएगी। कैसे? एक बार रैपिड फायर में मैंने कराया था, लेकिन भूल गया होगा, तो मैं वैसे भी याद कर लो कि अगर म्यू 3/2 है, सपोज ये आर है और म्यू 3/2 है, तो एफ बराबर आर होता है, और अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स है तो एफ बराबर 2r हो जाएगा, तो r बराबर f/2 हो जाएगी। लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 1/f फोकल लेंथ दी है, n-1 तो 3/2 -1, और 1/r, ये r तो पॉजिटिव है और ये r इंफिनिटी है -0, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/2r, तो r बराबर 5 आ गया। तो पहली चीज आ गई। अब सेकंड चीज क्या की जाए? जब लाइट रेज यहां से चलेंगी, सपोज ये लाइट रे चला, तो रिफ्लेक्ट होकर इस पर परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए। तो उससे होगा क्या? ये सीधे वापस आएंगी और फिर रिफ्रैक्ट होके ओ पर इमेज बना देंगी। और इतनी चीज समझ में आ गई, तो सिर्फ इस वाली सरफेस के लिए अपना फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा? μ2/v -μ1/u बराबर μ2 -μ1/r। तो इधर एयर है तो ये 1 हो गया, और ये डिस्टेंस d है तो -d कर दिया। μ2 3/2 है, लेकिन इस सरफेस के लिए ये रेस पैरेलल हो गई है तो v इंफिनिटी है, दैट इज 3/2 -1, μ2 -μ1, और r की जगह मेरे पास +5, सॉरी r की जगह +5, 10 नहीं, r मैंने 5 निकाल रखी है, 5। तो 1/d इज इक्वल टू 1/10, तो d बराबर 10 आ गया। तो ये सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन था, अदरवाइज कैलकुलेशन में कोई लंबाई नहीं थी इसमें, एक ही फॉर्मूला हमें लगाना था। और इसकी रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक जो बताई थी, इसको याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में म्यू 3/2 होता है, तो बाई कॉन्वेक्स, अगर म्यू 3/2 है और एयर में लेंस है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 2r,
प्लेनो कॉन्वेक्स की R, बाई कॉनकेव की -R वगैरह वगैरह हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिया तो घबरा गए, थोड़ा आइडिया चाहिए था। ये कौन सी स्पीड होती है भाई, ये कौन सी स्पीड होती है? ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये पहली गैस है, ये दूसरी गैस है। इसका टेम्परेचर T है, उसका टेम्परेचर TB है। बाकी सब नाटक बाद में होता रहेगा। मुद्दे की बात यह है कि दोनों की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बराबर है, यानी √2 RTA अपॉन MA बराबर √2 RTB अपॉन MB। तो इसका मतलब है TA अपॉन मोलर मास ऑफ A इक्वल टू TB अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो TA अपॉन TB बराबर MA अपॉन MB, ये कंडीशन है। एक वीडियो भी हमने डाला था एक्सक्लूसिव फिल्म्स में मैक्सवेल पर, उसको भी देख लीजिएगा, तो इसके और टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एंड दिस क्वेश्चन वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको क्लिक करना चाहिए कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रीजन, और दोनों की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सेम स्पीड पे गिर रही है, यानी बराबर है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। ये देखिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसी को मॉडिफाई किया था। पहले जरा वो जो चला आ रहा था वो बता दे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि ये एक ऐसे स्क्वायर प्लेट रहती है जिसकी साइड A है, और यहां से A/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है, तो इससे फ्लक्स कितना जाएगा। इतना पॉपुलर हो गया क्वेश्चन ये कि लोगों ने याद कर लिया। ये किया कैसे जाता था? किया ऐसे जाता था कि आप इसको एक्सटेंड करके एक इमेजिनरी क्यूब बना लीजिए, ऐसे। ये तो क्यूब बन गया, ये A/2 है सेंटर से, तो ये इसके सेंटर पे आ गया। अब चार्ज है ना, तो फ्लक्स तो हर तरफ उतना ही भेजेगा। तो यहां से जो फ्लक्स जाएगा या यहां से जो फ्लक्स जाएगा, इतने रीजन से, क्यूब हो ना हो, लेकिन उतने ऊपर उतने रीजन से फ्लक्स तो उतने ही जाएगा ना। तो ये सब साइड्स बन गई हैं, तो टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और चार सारी 6 फेसेस इसके सिमेट्रिकल हैं, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 इसका आंसर था। पूछने का मन था फ्लक्स पे, हमने कहा थोड़ा चलो चेंज किया जाए। चेंज ये कर दिया कि इस बार हमने पहली बात तो प्लेट रखी। अब देखो अगले पेज पे चलते हैं, हमने क्या किया इसमें। प्लेट रखी, प्लेट की नाम बदल दिया, पहले L कर दिया, और उसके बाद चार्ज को यहां से हटा के यहां रख दिया L डिस्टेंस पे। बाकी सब वही है। सॉरी, क्यूब फिर पूरा करूं, क्यूब फिर पूरा करूं, वही क्यूब बन गया, लेकिन चार्ज इस बार कॉर्नर पर आ गया, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। सब लोग जानते हैं कॉर्नर पे इसका खाली वर्नेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सभी फेसेस से कैसे जाएगा? तो 3 फेसेस जो इससे एडजेसेंट है, कौन कौन सी? जो इससे लगी हुई है, जिसपे ये चार्ज है, ये पीछे वाली फेस,
पीछे वाली दीवार ये, दूसरी ये, और तीसरी खुद ये छत। ये तीन सरफेस ऐसी हैं जो इससे एडजेसेंट। लेट मी शो यू। ये जैसे मान लीजिए क्यूब है, चार्ज यहां रखा है, तो ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस इससे एडजेसेंट है। इन तीनों से फ्लक्स जीरो होगा, और बाकी तीन सरफेस सिमेट्रिकल रखी हुई हैं। कैसे सिमेट्रिकल रखी हुई हैं? ये सरफेस है, इसके एक कॉर्नर से एल दूरी है। ये एक सरफेस है, इसके इस कॉर्नर से एल दूरी है। और ये एक सरफेस है, इसके भी कॉर्नर से एल दूरी है। तो ये Q/8 ε0 फ्लक्स रिमेनिंग तीन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नीचे वाली प्लेट जो रियली में है उससे कितना फ्लक्स पास होगा? 1/3/Q/8 ε0। तो Q/24 ε0 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नया बनाया था, कोशिश जैसी हो बताइएगा। इसके बाद ये देखिए, ये 40वां क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी दे चुके थे, ये और सिंपल है। ड्यू टू द एयर फॉलिंग बॉडी फेसेस ए रेजिस्टिव फोर्स। तो ये एक्सेलरेशन बराबर दिया हुआ है G-kv²। तो देखो शुरुआत में वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, एक्सेलरेशन की वैल्यू G के बराबर थी। बढ़ना शुरू हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और जब वेलोसिटी बढ़ के इतनी हो जाए कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो फिर वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी। तो हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए a बराबर जीरो कर दो। तो इसका मतलब है G बराबर kv²। तो v बराबर √G/k। G की वैल्यू दी जानते ही हो, और k की वैल्यू दी है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा इससे 70 मीटर पर सेकेंड के पास। फंडे वाली बात ये थी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा, ये एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। इन मोस्ट ऑफ द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, acceleration is maximum when velocity is zero, and velocity is maximum and becomes terminal when acceleration becomes zero। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये और सिंपल क्वेश्चन है। 2 moles of helium, 4 moles of hydrogen and 1 mole of water vapor from an ideal gas mixture. The molar heat, specific heat at constant pressure of the mixture is neglecting vibrational degree of freedom। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही क्वेश्चन को टेस्ट किया जाता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो कहानी ही खत्म कर दी जाए, कहा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हटा दो। तो ये एक मिक्सचर का फॉर्मूला होता है, N1C1 प्लस N2C2 प्लस दुनिया जितनी भी गैसेस हो अपॉन N1 प्लस N2 प्लस दुनिया। ये मिक्सचर की सी होती। अब तुम्हें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, तो तुम्हें हीलियम ये मोनोएटॉमिक है, इसकी सीपी मालूम होनी चाहिए। हाइड्रोजन ये डाइएटॉमिक है, इसकी डीपी सीपी मालूम होनी चाहिए। और वाटर वेपर ये H2O है और नॉन लीनियर है, तो इसकी भी सीपी मालूम होनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स तुमको दिए गए हैं, 2 मोल्स, 4 मोल्स और 1 मोल। तो ये ले लीजिए 2 हीलियम के लिए। अब हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, CV हो गई 3/2R, इसमें R जोड़ दिया तो CP आ जाएगी 5/2R। हाइड्रोजन लीजिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5,
तो 5/2R CV होगी, R जोड़ दीजिए, 7/2R CP हो गई, प्लस 1 मोल, ये वाटर वेपर है मतलब H2O, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, CV हो गई 6/2R, CP हो गई 8/2R, डिवाइडेड बाई 2 + 4 + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और बहुत ही आराम से आपका आंसर 4th वाला आ जाएगा। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, कर ही लोगे। CV निकालना वो भी इससे निकल आएगा, और अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो भी इससे निकल आएगा। ये जनरल मिक्सचर फॉर्मूला है, N1x1 + N2x2 प्लस जितनी भी गैसेज हो अपॉन N1 + N2 प्लस जितनी भी गैसेज हो, जहां x क्या क्या हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, मोलर मास हो सकता है, CV हो सकता है, CP हो सकता है वगैरह। क्या नहीं हो सकता? गामा नहीं होना चाहिए। मिक्सचर के गामा निकालने का ये तरीका है, या तो तुम मिक्सचर की CV निकाल लो, CP निकाल लो, डिवाइड कर दो, या फिर गामा के लिए फॉर्मूला ये होता है N1 + N2 प्लस जितने भी हो गामा -1 बराबर N1 अपॉन गामा 1 - 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 - 1, दैट्स ऑल। गामा के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, बाकी ये मिक्सचर फॉर्मूला आप डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, मोलर मास और CV, CP इन सब के लिए निकाल सकते हो। ये देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबा क्वेश्चन है। Two capacitors C1 and C2 and two resistors are connected between the points X and Y as shown in figure. The total loss of electrostatic energy is stored in C1 and C2 after switch is closed. तो पहले इनिशियल कितना था देखिए, पहले इनिशियल एनर्जी यहां लिखते हैं UI बराबर, तो देखो यहां वोल्टेज लगाया गया है, थोड़ा दूसरा कलर कर दो, यहां वोल्टेज है, करंट नहीं बहेगी। करंट क्यों नहीं बहेगी? करंट कैसे बहेगी? इधर ज्यादा है, इधर कम है, इस रास्ते से जाएगा तो कैपेसिटर आ गया, इस रास्ते से जाएगा तो भी कैपेसिटर आ गया, और जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है उसमें स्टडी स्टेट में करंट नहीं बहती। तो 3 और 2 दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 30 - 6 24 ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी हो गई 1/2 3 माइक्रोफैराड इंटू 24 स्क्वायर प्लस 1/2 2 माइक्रोफैराड इंटू 24 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने स्विच को कर दिया क्लोज, अब करंट को फ्लो करने का मौका मिल जाएगा, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहां से लौट जाएगी। कितनी करंट जाएगी? I बराबर 24/12, 2 एम्पियर की करंट जाएगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो C1 के अक्रॉस वोल्टेज वो हो जाएगा जो 5 ओम के अक्रॉस है, और C2 के अक्रॉस वो वोल्टेज हो जाएगा जो 7 ओम के अक्रॉस है। तो V1 जो इसके अक्रॉस है कितना हो जाएगा? 5 × 2 10 वोल्ट।
और V2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 14 वोल्ट। तो अब फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2 माइक्रोफैराड और वोल्टेज है 10, और फिर हाफ इसके क्रॉस 3 माइक्रोफैराड और वोल्टेज जो 7 के क्रॉस है 14 का स्क्वायर। तो ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। लॉस निकालना है, डेल्टा यू कर दो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। चेंज तो पूछ नहीं रहा है, लॉस पूछ रहा है, तो इनिशियल में से फाइनल घटाओ, और जब इसको घटाओगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। गुणा भाग सही से करना, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी सब सही है। अब ये देखिए, यहां पर खाली एक की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है, यहां पे देखो मैं सारे फोर्सेस बना रहा हूं, ये मेरे पास ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन है, ये मेरे पास वॉल का नॉर्मल रिएक्शन है, यहां से mg लग रहा है, ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन लग रहा है, तो लेडर इधर स्लिप करेगी, तो यहां का फ्रिक्शन इधर लगेगा, यहां का फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि लेडर जमीन पे आगे वॉल में नीचे जाती है। और साथ में एक की पॉइंट है कि दोनों एंड्स पर ये लिमिटिंग कंडीशन में है, तो यानी यहां का फ्रिक्शन हो जाएगा μ2 और यहां का फ्रिक्शन आ जाएगा μ1। μ2 किसके साथ दिया है, μ1 फॉर वॉल, अच्छा सॉरी, तो μ1 इधर होगा और μ2 mg। ये अब यहां से मुझे tan थीटा निकालना है, तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन इसलिए नहीं है कि हमारे पास mg ये अपवर्ड फोर्स है, इक्वल टू, और एक अपवर्ड फोर्स और है μ1 Nw इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg, और Nw इक्वल टू μ2 Ng। कैसे किया, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। अब मेरे को tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा निकालने का तरीका यह है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लो, एक इक्वेशन और बनेगी। किसके अबाउट टॉर्क ले, किसी के अबाउट ले लो, इसके अबाउट ले लो, इसी के अबाउट ले लो, ज्यादा सही। या कम के अबाउट लेना चाहते हो तो किसी और पॉइंट के अबाउट ले लेना। अगर हम इसके अबाउट लेंगे तो मेरे पास ये Ng, और Ng तो इसको ऐसे घुमाएगा, यहां ले रहे हैं Ng ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और Nw और एंड ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिखते हैं μ2 Ng, ये इसका लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ऐसे घुमा रहा है। और जब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो
इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लैडर की लंबाई की आधी साइन थीटा आ जाएगा। तो हम लिख देंगे L साइन थीटा या L/2 साइन थीटा प्लस NW भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आ जाएगा ये। तो ये भी L/2 है और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो NW इंटू L/2 साइन थीटा प्लस μ1 NW और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस बार ये एंगल थीटा है तो कॉस आ जाएगा L/2 कॉस थीटा और बराबर NG इंटू इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो L/2 कॉस थीटा आ जाएगा। ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए। अब इसमें से मेरे को tan थीटा निकालना है और सबको हटा देना है। अब देखो ये जो है मेरे पास ये सब, इसको मुझे अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा और मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। L/2 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 सबसे कट गया। कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, इसी पेज पे करते हैं। तो μ2 NG tan थीटा प्लस NW tan थीटा प्लस μ1 NW बराबर NG। ये आ गया, मैंने साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है मालूम? तुम्हें किसी भी तरीके से ये NG μ2 NW वगैरह सबको एलिमिनेट कर देना है और जब इसको एलिमिनेट कर दोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, tan थीटा बराबर 1 माइनस μ1 μ2 अपॉन 2 μ2। ये क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा है बट ये इसको सॉल्यूशन में शॉर्ट में भी हमने दिया है, तो यू कैन सी कैलकुलेशन फ्रॉम देयर आल्सो। मेथड मैंने बता दिया है। मेन पॉइंट ये था कि लिमिटिंग कंडीशन का मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो नो डाउट फ्रिक्शन विल बी μ1 NW at wall and μ2 NG at ground। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन कार्नोट इंजन। तो ये थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब कार्नोट साइकिल में होता है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, और ये टेम्परेचर T1 है और इधर वाला टेम्परेचर T2 है, तो इसके लिए होता है T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। ये हाई टेम्परेचर होता है, ये लोअर होता है। एक्सपेंशन 32 टाइम्स है और हाइड्रोजन के लिए गामा कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए गामा होता है 7.5 यानी 1.4। तो T1 और V की पावर 1.4 माइनस 1 बराबर T2 और ये 32V है, इसकी पावर 1.4 माइनस 1। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 की पावर 0.4। तो 1 अपॉन 32 की पावर 0.4 का मतलब है, 0.4 का मतलब होता है देखो 4/10 यानी 2/5 और 32 की पावर 2/5, तो 32 की पावर 1/5 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा क्योंकि 2 4 या 16, 2 5 या 32, तो ये 2 आ गया और 2 की पावर 4, तो ये 1/4 आ गया।
तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 0.75। T2 T1 नहीं दिया, एक्सपेंशन में दे दिया, थोड़ा डीप में चले गए, कठिन क्वेश्चन नहीं था। देखो ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, और डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमको मालूम है। तो एन डैश बराबर एन वी माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो ऑब्जर्वर तो बेचारा रेस्ट पे है, तो ये बन जाएगा एन वेलोसिटी ऑफ साउंड सी अपॉन सी माइनस वी एस। और साउंड की वेलोसिटी हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर चलती है, तो दैट इज लाइक दिस। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे होगी, और जब इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी हेड मैक्सिमम होगी। अगर ये इधर है तो जैसे जैसे आगे जाएगा वेलोसिटी जीरो होती चली जाएगी। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, वेलोसिटी से मतलब है। तो हमारे पास है एट पी टूवर्ड्स द राइट वाला आंसर सही हो जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब टूवर्ड्स होगी तो ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो हमारे पास ये कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो हर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती जाएगी। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें सोचना पड़ेगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? नंबर वन, जब वी एस पॉजिटिव हो, यानी साउंड की डायरेक्शन में ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो। वैसे भी अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की डिस्टेंस घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देती है, तो इसको इधर ही आना चाहिए। और जब ये यहाँ आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी सुनाई देगी। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है 48, और इसमें बहुत ही ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई। एक्चुअली ये स्पिनिंग पहले से कर रहा है, तो जब ये यहां पे रखा जाएगा इस जगह पर, तो ये स्पिनिंग कर रहा होगा। ये स्पिनिंग कर रहा है ऐसे, तो जब स्पिनिंग कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये ऐसे स्पिनिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और एम जी साइन थीटा इधर लगेगा। एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे से बैलेंस हो ही रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे जरा देखिए एम जी साइन थीटा और एफ है क्या। एम जी और 30 1/2, और फ्रिक्शन कितना है? काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू 1/√3 इंटू एम जी, और कॉस 30 √3/2। तो दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारे पास एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे को ट्रांसलेटरी मोशन कैंसिल कर दिए गए, तो इसका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। बट फ्रिक्शन इज देयर, तो ये टॉर्क दे रहा है, और टॉर्क ये दे रहा है ऐसे। स्पिनिंग हो रही है सिलेंडर की क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है।
तो सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव डाउनवर्ड, ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ड्यू टू दिस टार्क इसकी ओमेगा धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओमेगा कम होती जाएगी तो एक समय के बाद ये रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो ये वो सिचुएशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आई नहीं, ओमेगा जीरो कर दी फ्रिक्शन ने, अब ये जीरो वेलोसिटी से है और फ्रिक्शन तो है ही है थोड़ा बहुत, तब ये नीचे आएगा। रोल करता हुआ आ सकता है, तो रोल करता हुआ आ सकता है, फ्रिक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये पहले क्या करेगा, कुछ समय तक सिर्फ इसी जगह रह करके स्पिन करेगा और इसकी ओमेगा कम होती जाएगी, और जब ये स्पिनिंग भी बंद हो जाएगी, न वेलोसिटी है, तब ये स्टैटिक कंडीशन में आया और तब प्रॉपर फ्रिक्शन लग करके ये सिलेंडर रोल करके नीचे आएगा। तो क्या आंसर हुआ, सिलेंडर विल रोल डाउन इमीडिएटली, नहीं तुरंत तो नहीं कर रहा है, शुरुआत में कुछ समय तक रोटेट करेगा। स्पिन देयर इज नॉट कम डाउन, तो हमेशा स्पिन भी नहीं करेगा, कुछ समय के बाद ये रोल करेगा। सिलेंडर विल रोल डाउन आफ्टर सम टाइम, तो ये थर्ड आंसर है। स्लिप डाउन नहीं, अभी तो खाली रोटेट करेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और हमने इसको सिंपल किया। उसमें यह पूछा था कि हाइट वाइट इसीलिए दी गई है कि जब इसको रखेंगे तो उसके कितने समय के बाद ये नीचे आ जाएगा, तो उसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है कि पहले ये कितनी देर तक खाली रोटेट करेगा और इसकी ओमेगा कम होगी, एक टाइम वो निकल गया, फिर उसके बाद ये रोल करेगा तो रोलिंग एक्सेलेरेशन से कितना समय नीचे आने में लगेगा, और जब दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो वो आंसर होता, लेकिन वो कैलकुलेशन तो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए वो कैलकुलेशन हटा के सिर्फ ये पूछा कि आफ्टर ऑल ये करेगा क्या। मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन था और दैट्स ऑल। आई होप कि आपने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, ऑल द बेस्ट।